हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जमा क्लासेस। आज हम बिहेवियर ऑफ गैसेस क्लास 10 चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है इरफान जमा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अवागैड्रोस हाइपोथेसिस और वी कैन से अवागैड्रोस लॉ। इस लॉ में क्या बोला जा रहा है, पहले उसे समझ लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये लॉ में बोला जा रहा है, सपोज कीजिए आपके पास तीन अलग 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 गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक वाटर वेपर है। अगर सपोज कीजिए हम सभी गैसेस के अमाउंट सेम ले, लेटस से मैं बोल रहा हूँ यहाँ 2 लीटर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, 2 लीटर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और 2 लीटर वाटर वेपर ले लेते हैं। और अगर सब गैसेस का टेम्परेचर भी सेम रखें, सपोज करते हैं ऑक्सीजन का हम टेम्परेचर रख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोजन का हम टेम्परेचर रख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर वेपर का भी टेम्परेचर रख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब दोनों गैसेस का वॉल्यूम, तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम हो गया है और टेम्परेचर भी सेम हो गया है। तो अब सपोज करते हैं कुछ प्रेशर भी हो रहा होगा इसमें। तो अगर मान लेते हैं सभी गैसेस का प्रेशर है 180 एम, यहाँ भी है 180 एम, 80 एम प्रेशर, और वाटर वेपर का भी है मान लीजिए 180 एम प्रेशर। तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे, कितना भी गैसेस हो वो, तो इक्वल वॉल्यूम वो गैस लेने से इसमें जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, मान लेते हैं ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N1, मान लेते हैं हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N2 और मान लेते हैं वाटर वेपर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N3। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रख रहे हैं हम, तो इक्वल वॉल्यूम यानी 2-2 लीटर लें या 3-3 लीटर लें या 4-4 लीटर, जितना भी वॉल्यूम लें सबका वॉल्यूम बराबर लेना है। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा यानी कि N1 और यहाँ पे है N2 और यहाँ पे है N3, ये तीनों ही इक्वल रहेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखने पे इक्वल वॉल्यूम हर गैसेस का, अगर इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेम होगा। यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखिए अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम रख रहे हैं और प्रेशर भी सेम रख रहे हैं, तो इक्वल वॉल्यूम लेने पे तमाम गैसेस का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि N1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, N2। एक तो ये हुआ, और इसी स्टेटमेंट से हम एक और चीज़ डराइव कर सकते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये 2 लीटर की जगह थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। सपोज़ कीजिए किसी गैस को हम 2 लीटर की जगह लेटेस्ट से 5 लीटर ले रहे हैं। अगर सब गैसेस का अमाउंट हम 5 लीटर ले रहे हैं और बाकी कंडीशन सेम है, मतलब टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर भी 180 प्रेशर है, या कुछ और रहता लेकिन जो भी रहता सबके लिए सेम रहता। तो अगर हम एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पे बहुत सारे गैसेस लें और उसका वॉल्यूम सेम रखें, जैसे यहाँ पहले 2 लीटर रखा था, बाद में हम अगर 5 लीटर रख रहे हैं, तो 5 लीटर में जो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। बट ये नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो उस गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। यानी इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रख रहे हैं, तो उसका इक्वल वॉल्यूम लेने से उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। एक तो ये स्टेटमेंट हमें पता चल रहा है कि अलग अलग गैसेस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। और दूसरा इसी से हम डिराइव कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, करें उस गैस का उसी कंडीशन पे, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करें, वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम आइडियल गैस ड्राइव करने में यूज़ करेंगे। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे हम मोल भी कह सकते हैं, ये थोड़ा हम आगे समझते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवोगाड्रोस नंबर। पहले ये हम समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अवोगाड्रोस नंबर। ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जिसका सिंबल होता है O2, या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एक मॉलिक्यूल,
जिसका फॉर्मूला होता है CO2। अब देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 8 और नॉर्मली मास नंबर होता है 16। अब अगर हम एक एटम का वेट देखें तो इसमें क्या क्या हो रहा है। एक इसमें प्रोटॉन हो रहा है 8 पीस और इसमें न्यूट्रॉन हो रहा है 8 पीस। तो ओवरऑल अगर हम AMU के टर्म में देखें तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए कितना, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा AMU के टर्म में, 16 AMU। वहीं अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो एटम है तो एक एटम का वेट हो रहा है या मास हो रहा है 16 AMU। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन के लिए 32 AMU। वैसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेज़र करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो एक एटम में एक एटम का वेट हो जाएगा, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है तो हो जाएगा 12। कार्बन के लिए हो रहा है 12 और ऑक्सीजन के लिए हो रहा है 16 इंटू 2 32। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा 44 AMU। वैसे ही किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है या एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, इसे अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें, इतना ही को अगर हम ग्राम ले लें, यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हों या अगर हम लोग 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हों, मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है उस नंबर को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें या उस नंबर को हम ग्राम में ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो जा रहा है 44, ऑक्सीजन के लिए हो जा रहा है 32। किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल का जो वेट है उसे अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस का एक ग्राम सॉरी एक मॉलिक्यूल का जो वेट है उसे ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद क्या मिल रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, अगर उतना अमाउंट हम लें तो बोला जाएगा कि वो एक मोल ऑफ वो सब्सटेंस है। जैसे यहाँ पे हम ले रहे थे ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम एक जगह लें या किसी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ये इतना अमाउंट को क्या बोला जाएगा, इस अमाउंट को बोला जाएगा एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम अगर हम लें तो इस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाएगा, ये एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। एक और एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास है पानी, वाटर, H2O। अब देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट क्या हो रहा होगा। हाइड्रोजन के लिए होता है 1 क्योंकि एक इसमें प्रोटॉन है, तो 1 × 2। और ऑक्सीजन चूँकि एक एटम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 16। तो क्या मिल रहा है एक मॉलिक्यूल का वजन 18 AMU। वैसे ही अगर हम पानी का 18 ग्राम लें, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर कितना ले रहे हैं हम लोग 18 ग्राम, तो ये जो 18 ग्राम ऑफ वाटर है ये कहलाता है एक मोल। और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अवोगाड्रोस नंबर और Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लें, यानी कि यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके एक मॉलिक्यूल का जो मास हो रहा होता है उससे हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और किसी भी सब्सटेंस के लिए उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो मास होता है एक मोल, उसे हम एक मोल कह सकते हैं। यानी ऑक्सीजन का एक मोल का वेट क्या होगा 32 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल का वेट क्या होगा 44 ग्राम, वाटर के लिए एक मोल का वेट क्या हो जाएगा 18 ग्राम। और इतना ही एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। और इसी नंबर को क्या कहा जाता है, अवोगाड्रोस नंबर। आइए फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक डजन में 12 पीस होता है, एक पेयर में 2 पीस होता है। वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवोगाड्रोस नंबर। वैसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखना चाहें तो मान लीजिए मैं एक और कंपाउंड ले रहा हूँ CH4 मीथेन।
कार्बन के लिए हम देख चुके हैं कि 12 मिल रहा था, एटॉमिक नंबर 6 है, और एक एटम का वेट क्या हो जाएगा 6 × 2, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। और हाइड्रोजन के लिए एक था तो 4 पीस हाइड्रोजन है, तो ये 4 हो जाएगा। 12 + 4 16, यानी मीथेन का वेट क्या हो रहा है एक मॉलिक्यूल का 16 AMU। अगर हम मीथेन का 16 ग्राम लें, मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन लें, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अवोगाड्रोस नंबर और Na। और ये जो 16 ग्राम है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1 मोल ऑफ CH4। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं या रीड कर लेते हैं। द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो ग्राम मॉलिकुलर मास होता है वो कहलाता है 1 मोल। जैसे वैसे ही वही एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहूँगा। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होगा, एक एटम के लिए होता है 16, दो के लिए क्या हो जाएगा 32 ग्राम। ये जो 32 ग्राम है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1 मोल। वैसे ही मान लेते हैं हम एक ओजोन लेकर देखते हैं। ओजोन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O3। क्योंकि यहाँ पे 3 पीस ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का वेट हो रहा है 16। ये क्या हो जाएगा 16 × 3 विच इज इक्वल्स टू 48 ग्राम। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम 48 ग्राम ऑफ ओजोन लें तो कितना अमाउंट ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, उसके लिए 1 मोल हो जा रहा है। और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा 6.023 × 10⁻23, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इसे अवोगाड्रोस नंबर और रिप्रेजेंट करते हैं Na से। आइए अब देखते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम जो है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के जरिया ऑक्यूपाई करने वाला वॉल्यूम। मान लेते हैं हम किसी भी एक गैस ले रहे हैं, लेटेस्ट से ऑक्सीजन से ही हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो मान लेते हैं हम ऑक्सीजन का कितना ग्राम ले रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 32 ग्राम। अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन लें और ये कौन से कंडीशन पे लें, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होना चाहिए 1 ATM प्रेशर। मतलब अगर हम इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस का एक मोल अमाउंट लें, या इसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते थे, किसी भी सब्सटेंस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पे, इस कंडीशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हम आगे देखेंगे, बट अभी एक बार और समझ लीजिए। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर या 1 ATM प्रेशर पे कैलकुलेट करें तो ये कंडीशन कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लें, जैसे या हम इसे कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास लें, जो कि होता है ऑक्सीजन के लिए 32, ओजोन के लिए हो जाता है 48 ग्राम, या सिंपली हम कह सकते हैं 1 मोल। अलग अलग सब्सटेंस के लिए वेट के हिसाब से देखेंगे तो वो अलग हो जाएगा, अगर मोल के टर्म में बोलें तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पे कैलकुलेट करना चाहें, कितने सब्सटेंस लेकर, 1 मोल लेकर, तो उसके ज़रिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा वो कितना होगा, वो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम STP पे किसी भी सब्सटेंस को लें और उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, तो उस सब्सटेंस के ज़रिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा वो कितना होगा, वो होगा 22.4 लीटर। यानी हम अगर आपसे पूछें कि आपके पास है 44 ग्राम ऑफ CO2, देखिए 44 ग्राम ऑफ CO2 जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी इसे हम 1 मोल भी कह सकते हैं। तो अगर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें और उसका प्रेशर 1 ATM मेंटेन करें, तो इसके ज़रिए वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया जाएगा 22.4 लीटर। ये जो अमाउंट है यही कहा जाता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम। यानी किसी भी सब्सटेंस का एक मोल के ज़रिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है
वो कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। The volume occupied by 1 mole of any substance at a given temperature and pressure। गिवन टेम्परेचर और प्रेशर मतलब हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे आइडियल कंडीशन पे, यानी कि कोई भी एक टेम्परेचर पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो, बट टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए। तो उसके ज़रिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम। वहीं अगर कोई आइडियल गैस को हम चेक करें या कैलकुलेट करें एसटीपी में, तो क्या देखा जाता है, 1 मोल के लिए उसका वॉल्यूम कितना मिलता है हमें, 22.4 लीटर। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, या ये स्लाइड ब्लैंक है शायद। ओके ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ में क्या बोला जा रहा है, पहले स्टेटमेंट से पहले मैं चाहता हूँ हम इसे समझ लें। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक गैस है और इस गैस का, देखिए गैस के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है गैस का प्रेशर, एक होता है गैस का टेम्परेचर, एक होता है उसका वॉल्यूम, एक होता है उसका अमाउंट जिसे हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज़ कीजिए किसी भी गैस के लिए अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास हम बोल सकते हैं, यहाँ मास से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, अगर मास कांस्टेंट रखें, अगर किसी भी गैस के लिए टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन मिलता है। अब क्या मिलता है वो समझना है हमें। अगर किसी भी गैस के लिए हम प्रेशर इंक्रीज़ करें, अगर किसी भी गैस का हम प्रेशर इंक्रीज़ करें तो देखा जाता है कि उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखना चाहें, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो देखा जाएगा कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन मिल रहा है, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए, फिक्स मास के लिए उसका वॉल्यूम जो है वो प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी हम अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। यानी कि बॉयल्स लॉ में क्या बोला जा रहा है, बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताया जा रहा है। बट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस इंटायर सीन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है और मास जो है वो भी कांस्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बॉयल्स लॉ में कौन कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेम्परेचर एंड मास, टेम्परेचर एंड मास। ओके, तो बोल्स लॉ के स्टेटमेंट एक बार और देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। और रिलेशन यहाँ क्या मिल रहा है हम लोगों को, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखें तो हम जानते हैं कि जब भी हम हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो इसे हटाने के बाद एक इक्वल टू तो आता ही है, साथ में कांस्टेंट भी आता है। यानी हम लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल्स टू K इंटू 1/P, क्योंकि K आ रहा है कांस्टेंट इक्वल प्रोपोर्शनल साइन हटने की वजह से, और यहाँ प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो यहाँ हम लिख रहे हैं 1/P। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या मिलेगा, PV इक्वल्स टू K, और हम यहाँ लिख रहे हैं कांस्टेंट। यानी कि किसी भी गैस के लिए अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेगा। आइए थोड़ा और इस एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गैस है, कोई भी एक गैस है जिसका प्रेशर इनिशियली कुछ है और उसका वॉल्यूम भी कुछ है। मैं थोड़ा सा और इसे एडिट करता हूँ ताकि एग्जांपल और क्लियर दे पाऊँ। मान लेते हैं हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम हम देख रहे हैं। मान लेते हैं प्रेशर अगर है 5 atm और इस कंडीशन पे वॉल्यूम मिल रहा है 4 लीटर। तो अगर हम प्रेशर को और थोड़ा सा डिक्रीज़ करें, तो प्रेशर डिक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर अगर
4 एटीएम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो इस लॉ के हिसाब से बोला जा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा 5। अब ये 5 कहाँ से आया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जैसे हम पिछले स्लाइड में देख देख चुके हैं कि पी इंटू वी जो था वो क्या मिल रहा था, कांस्टेंट मिल रहा था। यानी यहाँ देखिए 5 इंटू 4 क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है, जो कि फिक्स है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करके 4 करेंगे तो इसका प्रोडक्ट वॉल्यूम के साथ अभी भी उतना ही होना चाहिए जितना प्रीवियस केस में था। यानी अब वॉल्यूम इस तरह से बढ़ेगा कि वॉल्यूम का प्रोडक्ट प्रेशर के साथ कितना होना है, 20 होना है। सपोज कीजिए अगर प्रेशर को और डिक्रीज कर रहे हैं हम, और डिक्रीज करते करते 2 एटीएम पर ले आए, तो वॉल्यूम डेफिनेट सी बात है कि इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा, इतना इंक्रीज करेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो यानी हम यहाँ पे हम एकदम क्लियरली बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10 लीटर होना चाहिए। सपोज कीजिए प्रेशर को आप और थोड़ा सा कम कर रहे हैं, कम करते करते ला दिए हैं 1 एटीएम पे। अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो वॉल्यूम कितना होना है, इस तरह से वॉल्यूम हो जाएगा कि आपका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अभी भी कितना होना है, 20। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा। सपोज कीजिए प्रेशर मैं बहुत बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाते 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 10 एटीएम तक ले गया हूँ। तो अगर आप प्रेशर 10 ले जाइएगा तो वॉल्यूम को इस तरह से घटना होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये सारा काम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, ये सारा काम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, और ये क्लोज सिस्टम पे होगा ताकि हमारा मास जो है वो चेंज नहीं हो। तो यहाँ एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा फिक्स। तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 V1, यानी पहले केस का प्रेशर और पहले केस का वॉल्यूम, ये जो है ये दूसरे केस का प्रेशर और दूसरे केस का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं P2V2। ज़्यादातर हम इसे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप चाहें तो इस कंडीशन को और बढ़ा भी सकते थे, P1V1 इक्वल्स टू P2V2 इक्वल्स टू P3V3। अब जितना कंडीशन लेंगे सभी कंडीशन में ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट इस तरह से कांस्टेंट रहेगा कि ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर प्रेशर बढ़ा भी रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा उसी हिसाब से, ताकि दोनों का प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखा जाए, और अगर प्रेशर डिक्रीज भी कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा उसी हिसाब से, ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोल्स लॉ। ग्राफ भी बहुत सिंपल है, यहाँ देख लीजिए। हम जानते हैं कि बोल्स लॉ में हमें अभी देखने को मिला है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब भी कोई दो पैरामीटर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ है, ये जो इस तरह से लाइन आपको दिख रहा है, ये किस नेचर का ग्राफ है, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। कभी कभी पूछ सकता है कि बोल्स लॉ में जो ग्राफ बनता है इसका नेचर क्या है, इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर इसे हम थोड़ा और समझना चाहें तो सपोज कीजिए हमारा वॉल्यूम बहुत कम है। अगर इनिशियली मान लीजिए वॉल्यूम रख रहे हैं 2 लीटर, तो इस टाइम हमारा प्रेशर मिल रहा है बहुत हाई, सपोज कीजिए 10 एटीएम। अगर आप जैसे दोनों का प्रोडक्ट देखिए, फिर से यहाँ 20 हो गया। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, सपोज कीजिए वॉल्यूम आप ले रहे हैं 5 लीटर, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, घटेगा, और घट के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या मिले, कांस्टेंट मिले। अगर वॉल्यूम आप और बढ़ा रहे होंगे, और बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, और डिक्रीज करेगा। तो जब भी हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं जिसमें दो पैरामीटर्स एक दूसरे पे इन्वर्सली डिपेंडेंट होते हैं, तो हमारा ग्राफ इस तरह का बनता है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम और एक बात गौर करें कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये कौन से कंडीशन पे बन रहा है, ये कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए। टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर पूरे टाइम कांस्टेंट है। तो जब भी किसी कंडीशन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इस टाइम अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये कहलाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म, या हम इसे आइसोथर्मिक ग्राफ भी कह सकते हैं। वैसे तो ग्राफ का नेचर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या ये कर्व बना रहा है, बट ये कौन से कंडीशन पे बन रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनता है वो कहलाता है आइसोथर्म। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बगल में देखिए एक और ग्राफ है। अब ये क्या है,
यहाँ देखिए प्रेशर और वॉल्यूम वैसे ही प्लॉट हो रहा है जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में एक कंडीशन लिए थे, वो थोड़ा दिखा देता हूँ पहले। जैसे सपोज़ कीजिए हम ये एग्जांपल लिए थे और ये कोई एक टेम्परेचर था, मान लेते हैं ये टेम्परेचर है, कोई भी एक टेम्परेचर मान सकते हैं इसे आप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब सपोज़ कीजिए आप टेम्परेचर को बढ़ाकर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में भी यही लॉ फॉलो होगा, बट ग्राफ का नेचर क्या होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं ग्राफ का नेचर क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। अगर आप कम टेम्परेचर पे ग्राफ करेंगे तो ग्राफ, अगर आप कम टेम्परेचर पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो जो भी कंडीशंस आएंगे उसमें ग्राफ का नेचर देखिए थोड़ा ओरिजिन के पास जाएगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ग्राफ देखिए ओरिजिन से दूर जाता जा रहा है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। अगर आप अगर आप टेम्परेचर अलग अलग लें, सपोज करेंगे हम, ये टेम्परेचर है हमारा T1, ये टेम्परेचर हमारे लिए T2, ये टेम्परेचर हमारे लिए T3, और यहाँ T1 T2 T3 आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के लिए ग्राफ जो है वो बहुत ओरिजिन से उतना ही दूर होगा, और जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा वो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे एक और ग्राफ हम लोगों को डिस्कस करना है, थोड़ा सा यहाँ साइड में डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि एग्जाम में ये कभी कभी पूछ लेता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ थोड़ा मैं कलर चेंज करने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों को दिखे, क्लियरली दिख जाए। सपोज कीजिए आप वाई एक्सिस में पी इंटू वी प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में सिर्फ पी पुट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर हम एक ऐसा ग्राफ बना रहे हैं जिसमें वाई एक्सिस में प्रेशर और इनटू वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट को पुट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस में या तो प्रेशर को या तो वॉल्यूम को भी कर सकते थे, यहाँ ज़्यादातर प्रेशर पूछा जाता है। तो देखिए अगर आप प्रेशर 1 भी रखेंगे तो पी इंटू वी तो फिक्स रहेगा, जैसे हम लोग एग्जांपल में लिए हैं 20। प्रेशर को 2 एटीएम कीजिएगा तभी भी पी इंटू वी फिक्स रहेगा, प्रेशर 3 लेंगे तभी भी फिक्स रहेगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप प्रेशर जितना भी बढ़ा दें, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है ये तो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो इसका ग्राफ आपको किस तरह से दिखेगा, ये आपको दिखेगा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि P इंटू वी जो है ये तो हमेशा फिक्स है। जितना भी प्रेशर बढ़ा दीजिए या जितना भी प्रेशर कम कर दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है आपको। इसलिए P इंटू वी वर्सेस P कैसा ग्राफ दिखेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P इंटू वी वर्सेस ये P ग्राफ है। एक और ग्राफ मुझे बनाना था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉर्नर में कहीं यहाँ ड्रॉ कर लूँ। वैसे ही कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रेशर वर्सेस 1/V। हम जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का इन्वर्स, यहाँ देखिए हम जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो P बढ़ाने से V घटेगा, यहाँ V है, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा V है ये। अब वही मैं बोल दूँ कि V को अगर और उल्टा कर दूँ, तो अगर V की जगह मैं देखिए प्रेशर वर्सेस V की जगह 1/V लिख लूँगा, तो अगर देखा जाए ध्यान से तो ये P और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि प्रेशर और V का उल्टा, मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम तो घट रहा था, तो V का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है तो 1/V क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो घट रहा है, बट वॉल्यूम घटने से वॉल्यूम का रेसिप्रोकल क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का उल्टा यानी कि 1/V क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर घटाने से ये भी घटेगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है ये होता है स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है प्रेशर वर्सेस 1/V। नॉर्मली हम जानते हैं चार्ल्स बॉयल्स लॉ के मुताबिक कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट अगर हम वॉल्यूम को इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आप पहले स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसे लॉ समझ लेता हूँ, उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक गैस है जो इनिशियली शुरुआत में, अभी आप उसका टेम्परेचर रख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस गैस का वॉल्यूम है V0। कोई भी एक वॉल्यूम होगा, मैं मान लेता हूँ V0 वॉल्यूम है।
तो बोला क्या जा रहा है, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर आप पहले 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0 से तो चेंज होगा। मान लेते हैं V1 हो रहा है। अब V1 कितना है, ये V0 से ज़्यादा है या कम है, तो ये लॉ बोल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मान लेते हैं हम टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ाते हैं, सपोज़ कीजिए 1 डिग्री की जगह हम 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसे V10। मतलब क्या है, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, 0 डिग्री के हिसाब से और बढ़ जाएगा। अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर मान लीजिए कम करते करते 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री वाले वॉल्यूम से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। अब ये तो ठीक है, लॉ इससे ज़्यादा कुछ कहता है। लॉ क्या कह रहा है वो समझिए। अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं, अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं, तो 1 डिग्री बढ़ाने की वजह से जो वॉल्यूम हो रहा है वो हो रहा है V1। ये वॉल्यूम कितना है, 0 डिग्री पे जितना वॉल्यूम था वो तो होगा ही, उससे कितना ज़्यादा हो रहा है, 1/273 पार्ट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। मतलब अगर आप 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा। अगर आप अगर आप 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो 0 डिग्री वाले वॉल्यूम का 10 बाई, एक सेकेंड, 10 डिग्री बढ़ाने पे 0 डिग्री वाले वॉल्यूम का 10/273 पार्ट बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आप 5 डिग्री कम कर दें टेम्परेचर को तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। कितना कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम से 5/273 इंटू V0। मतलब ओवरऑल क्या बोला जा रहा है, अगर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 0 डिग्री वाले वॉल्यूम से कितना बढ़ जाएगा वॉल्यूम, T/273 इंटू V0। यानी कि हर 1 डिग्री बढ़ाने पे 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा, हर 1 डिग्री घटाने पे 1/273 पार्ट घट जाएगा। आइए अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, the volume of given mass of a gas increases or decreases by 1/273 part of its volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री वाले वॉल्यूम का 1/273 पार्ट हर 1 डिग्री बढ़ाने पे बढ़ जाएगा और हर 1 डिग्री घटाने पे इतना ही घट जाएगा। अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर हम 0 डिग्री, किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V0 रख रहे हैं, तो हर 1 डिग्री बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, V0 तो रहेगा ही, बट 1/273 पार्ट इसका इंक्रीज कर जाएगा। एक तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर घटाने पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, बट इस लॉ में और एक कैलकुलेशन बता दिया गया है कि कितना इंक्रीज करेगा, 1/273 पार्ट हर 1 डिग्री बढ़ाने पे बढ़ेगा, या 1/273 पार्ट हर 1 डिग्री घटाने पे घटेगा। आइए अब थोड़ा और कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम T डिग्री सेंटीग्रेड को ही मान कर चलें, तो यहाँ पे देखें कि V0 हम कॉमन ले सकते थे, यहाँ से बच रहा है 1, यहाँ से बच रहा है T/273। इस सिर्फ कैलकुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं और कुछ नहीं। अब देखिए V एट T डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, V0, यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये दिखेगा 273 और यहाँ हो जाएगा 273 प्लस टी। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब फिर से यहाँ लिखता हूँ मैं, V एट T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू V0 इंटू 273 प्लस टी होल डिवाइडेड बाई 273। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए
यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा टेम्परेचर था, और हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी हम सेंटीग्रेड स्केल पे अगर सेंटीग्रेड स्केल से कन्वर्ट करना चाहें केल्विन पे, तो हमें क्या करना पड़ता है। सेंटीग्रेड स्केल पे अगर हम 273 ऐड करेंगे तो जो भी टेम्परेचर मिलेगा वो केल्विन पे मिलेगा। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं दोबारा से लिखना चाह रहा हूँ। देखिए, सेंटीग्रेड स्केल पे जो टेम्परेचर होता है उससे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसमें 273 ऐड कर दें तो ये क्या मिलेगा हमें, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, जिसे हम कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं। तो वापस से अगर हम अपने लॉ की तरफ या इस इक्वेशन की तरफ आएँ, तो यहाँ है 273 प्लस टी डिग्री, यानी ये पूरा टेम्परेचर केल्विन में जा रहा है। तो इसके बदले हम इस पॉइंट इस लाइन के बाद हम लिखते हैं वी टी को मैं सिर्फ वी लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू वी नॉट इंटू कैपिटल टी बाई 273। अब देखिए, वी नॉट था वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 273 एक नंबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम जो बढ़कर हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। टी मतलब क्या हो रहा था, स्मॉल टी यानी कि सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर प्लस 273। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा वॉल्यूम जो इंक्रीज होकर आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। आइए आप आगे देखते हैं। अब इसी इसी इक्वेशन के थ्रू, इसी इक्वेशन से हमें एक और चीज़ पता चलता है कि अगर हम प्रेशर और मास को कांस्टेंट रखें, अगर हम प्रेशर और मास को कांस्टेंट रखें, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से, सॉरी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाने से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करेगा। अब यही जो लॉ है, या हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ल्स लॉ से हम डिराइव कर कर कैलकुलेट कर कर एक नया इक्वेशन लाए हैं। इसी इक्वेशन को कहा जाता है अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। आइए देखते हैं। At constant pressure, the volume of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature। कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रेशर और मास कांस्टेंट रहे तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यही हम थोड़ा और इसे एलेबोरेट करें तो क्या हम लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसी हम देख सकते हैं V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कभी कभी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है जिसमें प्रेशर को बोल दिया जाता है कांस्टेंट, और मास को बोल दिया जाता है कांस्टेंट, और वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर पे क्या हाल हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं V1/T1 इक्वल्स टू, सॉरी, V2/T2। ये हमें मिलता है चार्ल्स लॉ के अल्टरनेट स्टेटमेंट से। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा है चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घट जाता है। मान लीजिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, V0 माइनस ऑफ 273 बाई 273 इंटू V0। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ मिल रहा है V0 माइनस V0 विच इज़ इक्वल्स टू 0। यानी अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर प्लॉट करें, और टेम्परेचर कौन से स्केल में, ये टेम्परेचर हम प्लॉट कर रहे हैं सेंटीग्रेड स्केल में। अगर वॉल्यूम को और टेम्परेचर को प्लॉट करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि किसी भी गैस का वॉल्यूम -273, ये जो टेम्परेचर है ये है -273, -273 पे इस गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, और जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे कर कर इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। अब देखिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। -273 पे वॉल्यूम ज़ीरो हो रहा था, इसलिए हम -273 से ही ग्राफ प्लॉट करना शुरू किए हैं। अब हम दूसरा ग्राफ चेक कर देखते हैं थोड़ा। अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर को प्लॉट करें, और टेम्परेचर कौन सी स्केल में, अगर केल्विन स्केल में प्लॉट करें, अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में प्लॉट करें तो क्या मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्टरनेट स्टेटमेंट्स हमारे पास है V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, और हम यहाँ लिख सकते हैं V इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टी।
अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट बन जाता है, y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स। और इस तरह का जो इक्वेशन होता है वो ओरिजिन से पास होता है। तो हमारे पास जो ये ग्राफ है ये होना चाहिए था ओरिजिन से पास, बट हम इसे ओरिजिन के लिए पास डॉटेड दिखाते हैं, उसके बाद से इसे ज्वाइन करते हैं। अब ये डॉटेड क्यों दिखाते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट ये स्ट्रेट लाइन कैसा बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन। और ये कौन से कंडीशन पे बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं चार्ल्स लॉ में जो है यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट की वजह से इसे क्या बोला जाता है, आइसोबार और आइसोबारिक ग्राफ। इसे हम आइसोबार या आइसोबारिक ग्राफ कह सकते हैं। अब अगर आप अलग अलग प्रेशर पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें तो क्या देखने को मिलेगा, अगर प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा आपका ग्राफ उतना ही एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ रहेगा, और प्रेशर जितना ही कम होता जाएगा वैसे ही वैसे ग्राफ उठता जाएगा और ये वाई एक्सिस की तरफ टेंड रहेगा। मतलब जितना प्रेशर ज़्यादा उतना ये झुका रहेगा, और ये हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप उतना ही कम रहेगा। स्लोप मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बोला जा रहा है जब भी आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब क्या, मतलब सपोज कीजिए आपके पास एक टेम्परेचर है T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर हुआ। बट अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है सेंटीग्रेड स्केल में आप 273 और ऐड कर दें, तो ये जो आपको टेम्परेचर मिलेगा ये क्या मिलेगा केल्विन पे। तो इसके लिए केल्विन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल्स टू 0 प्लस 273 विच इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर हम केल्विन स्केल में एक्सप्रेस करते हैं तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन केल्विन स्केल इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये कन्वर्जन याद रखेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब ये हो रहा है केल्विन स्केल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये जो स्मॉल टी है ये होता है सेंटीग्रेड स्केल पे। वहीं अगर हम लोगों को डायरेक्ट सेंटीग्रेड स्केल पे वैल्यू चाहिए, केल्विन से कन्वर्ट करना है वापस, तो हम क्या करेंगे, केल्विन में -273 कर देंगे तो ये जो भी आएगा इतना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर ये दोनों रिलेशन याद रखिए, या दोनों भी नहीं तो एक कम से कम याद रखिए, इसी से आप डायरेक्ट कर लेंगे। केल्विन स्केल का टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट सॉरी केल्विन स्केल का वैल्यू क्या होता है, सेंटीग्रेड स्केल में आप 273 ऐड कर दीजिए, आपको केल्विन स्केल का टेम्परेचर मिल जाएगा। और हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में मतलब ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल्स में जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो केल्विन स्केल में यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है बट थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाए। अब देखिए कैसे, हमने चार्ल्स लॉ में देखा था V एट टी इक्वल्स टू V0 प्लस टी बाई 273 इंटू V0। अब हम ऐसा कौन सा टेम्परेचर लें जिसमें ये वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, तो ये हमने इससे पहले भी चेक किया है कि अगर हम टी को -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करें, यहाँ पे दिखता है वी टी क्या हो जाएगा, V0 -273 बाई 273 इंटू V0, कैलकुलेट होके क्या मिला, ज़ीरो। यानी ये वो टेम्परेचर है जिसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है, यानी कौन सा टेम्परेचर, हम कह सकते हैं T इक्वल्स टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, या इसे हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -273 प्लस 273, क्योंकि केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमें +273 से ऐड करना पड़ता है। तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाए। केल्विन सेंटीग्रेड में इसका वैल्यू हो जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन स्केल में इसका हो जाता है ज़ीरो केल्विन ओनली। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये वो टेम्परेचर है जिसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो मिल रहा है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आइए हम आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ बोयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब यहाँ एक इक्वेशन दिखेगा हमें जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट।
पहले समझ लेते हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे। हम जानते हैं कि बोयल्स लॉ के हिसाब से, ये बोयल्स लॉ से हमें क्या मिल रहा है? बोयल्स लॉ से हमें मिल रहा था कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोयल्स लॉ में हमें क्या देखने को मिला, बट कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन यहाँ ये है कि यहाँ टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रहना है। वैसे ही चार्ल्स लॉ से हमें क्या इक्वेशन मिल रहा था कि वॉल्यूम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस दोनों ही, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर और मास कांस्टेंट था। तो अगर बॉयल्स लॉ को हम देखें तो बॉयल्स लॉ में जो है वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, और चार्ल्स लॉ में जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। अगर हम इस दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन करें, अगर हम इस दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, V जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहीं पे प्रोपोर्शनल का साइन हट जाए तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और ये कैसा दिखेगा, T डिवाइडेड बाई P। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पी वी इक्वल्स टू के इन टू टी। और ये इक्वेशन जो है यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिर से देख लीजिए, हम ये जानते हैं कि बोल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे टेम्परेचर और मास कांस्टेंट है। और चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ प्रेशर और मास कांस्टेंट है। अगर इन दोनों ही लॉ को हम कंबाइन, इन दोनों ही इक्वेशन को हम कंबाइन करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू के टी। अब हम इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी वी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा और एलेबोरेट करें तो पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू बाई टी टू। इस इक्वेशन से हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासकर पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल्स टू पी टू बाई टी टू। ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये हम इस फॉर्म में दिखें या उस फॉर्म में दिखें, एक ही बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसे हम कह सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी गैस के वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो उसको वॉल्यूम कंपेयर करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उन गैसेस को एक पैरामीटर में रखने के लिए। एक पैरामीटर में रखना मतलब क्या होता है कि सभी गैसेस का टेम्परेचर हम लोग एक ही रखना चाहते हैं, प्रेशर एक ही रखना चाहते हैं। तो अगर सभी गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर एक ही पैरामीटर में सेट करने के बाद हर गैसेस का वॉल्यूम अगर हम कंपेयर करें तो ये कंडीशन कहलाता है एस टी पी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर एन टी पी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि अब मान लीजिए हम टेम्परेचर सेट करते हैं किसी भी गैस के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। या किसी भी गैस का प्रेशर को हम 1 atm रखें, और 1 atm ही जो है ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है, ये हम आगे और देखेंगे। खैर, अगर प्रेशर को हम 1 atm रखें और टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, तो इस कंडीशन पे आप कोई भी गैस लें, इसका जो वॉल्यूम होगा, कुछ भी वॉल्यूम होगा, वो कंडीशन कहलाएगा एस टी पी या एन टी पी। एक एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं। सपोज कीजिए किसी भी गैस का आप 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल अमाउंट ले रहे हैं, 1 मोल, और ये कौन से कंडीशन पे ले रहे हैं, 1 atm प्रेशर पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस गैस का जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा 22.4 लीटर। यही जो कंडीशन है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर, यही कंडीशन कहलाता है हम लोग का एस टी पी या एन टी पी। और एस टी पी या एन टी पी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 22.4 लीटर। आइए अब हम आगे देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पहले मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि इक्वेशन है क्या, उसके बाद हम इसे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। आइडियल गैस जो इक्वेशन है ये होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी हमारे लिए यहाँ है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल, आर है एक कांस्टेंट जिसे हम आगे देखेंगे क्या बोलेंगे, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एक एक करके देखते हैं। अब अवोगाड्रोस लॉ से हमारे पास था कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोयल्स लॉ से हमारे पास था V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और चार्ल्स लॉ से हमारे पास था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
और यहाँ पे जो जो चीज़ कांस्टेंट है वो सब कांस्टेंट है। जैसे हम जानते हैं कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में या एवोगैड्रोस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था और मास मास भी कांस्टेंट था दोनों में। तो अब हम तीनों लॉ को कंबाइन करें, अगर तीनों ही को कंबाइन करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, V इज़ प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी बाई पी। और यहाँ अगर एक कांस्टेंट आए मतलब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो क्या दिखेगा, V इक्वल्स टू K इंटू एन टी बाई पी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या दिख रहा है हम लोग को, पी वी इक्वल्स टू एन इंटू के इंटू टी। ये एक इक्वेशन दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का। वैसे ही अगर हम यहाँ पे के को रिप्लेस कर दें, जो कि कांस्टेंट है, इसे रिप्लेस कर दें आर से, आर भी एक कांस्टेंट है, और इस आर को हम नाम बता दें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमारा ये इक्वेशन किस तरह से दिखेगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यही इक्वेशन कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन। यानी कि कोई भी गैस अगर इस इक्वेशन को फॉलो करे तो वो गैस कहलाएगा आइडियल गैस। ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी गैस चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करे तो ये गैस कहलाएगा आइडियल गैस। लेकिन रियलिटी में कोई भी गैस आइडियल नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइडियल गैस क्या है, कोई भी लॉ या जो भी लॉ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करे किसी भी कंडीशन पे, और किसी कंडीशन मतलब क्या, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो कहलाता है आइडियल गैस बस। बट रियलिटी में क्या होता है, या हम ये भी कह सकते थे यहाँ पे कि कोई भी गैस अगर ये इक्वेशन फॉलो कर रहा हो, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, अगर कोई गैस ये इक्वेशन फॉलो कर रहा हो तो वो गैस क्या कहलाएगा, आइडियल गैस कहलाएगा। ठीक है, चलिए। बट रियलिटी में क्या होता है, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता, बस ये हमारा इमेजिनरी कंसेप्ट है। हाँ, हम इसे अचीव कर सकते हैं अगर किसी भी गैस का प्रेशर को बहुत लो रख दिया जाए और उसका टेम्परेचर को बहुत हाई रखा जाए, तो कोई भी एक रियल गैस जो होता है वो आइडियली बिहेव करता है। रियल गैस मतलब जो हमें मिलता है, और आइडियल गैस मतलब जो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को फॉलो करे। तो किस कंडीशन, ये हमारा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन से कंडीशन पे रियल गैस जो है वो आइडियली बिहेव करता है या आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो हम बोल सकते हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आर का यूनिट क्या होता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पी वी इक्वल्स टू हमारे पास है एन आर टी। तो आर को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो क्या दिखेगा, पी वी बाई एन इंटू टी। अब अगर हर एक एक पैरामीटर या हर एक एक क्वांटिटी का यूनिट पुट करें, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब बोल सकते हैं। एन तो नंबर ऑफ मोल है, और टी टेम्परेचर है जिसे हम केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो एरिया मतलब हम लिख सकते हैं लेंथ का स्क्वायर। एक सेकेंड, एल को हम लिख सकते, सॉरी एरिया को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो इस चीज़ को यानी कि यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो ये एल स्क्वायर से दो एल कट जाएगा तो बचेगा फोर्स इंटू लेंथ, या हम इसे कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, या इसी को हम एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में। तो वर्क डन या एनर्जी कह सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं मोल इंटू केल्विन। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो आर का यूनिट हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन, वर्क डन पर मोल पर केल्विन, वर्क डन पर मोल पर केल्विन। अगर यहीं पर डायमेंशन ये हटा सकते हैं हम, ये थोड़ा इग्नोर कीजिए आप इसे। अगर हम डायमेंशन की बात करें, वैसे तो कम पूछा जाता है, बट अगर हम डायमेंशन की बात करें, SI ON डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से मिल रहा है फोर्स, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। आर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2,
इस तरह से रखते हैं। यहाँ पे एल स्क्वायर और एक एल गया था तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा एल ही, डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है देखिए, मोल के लिए हम मोल ही लिखते हैं और केल्विन के लिए हम, टेम्परेचर के लिए केल्विन है तो के ही लिखते हैं। तो अगर एक जगह सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देख लीजिए, एम एल टू टी माइनस टू मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारा आर का यूनिट है वर्क डन या एनर्जी पर मोल पर केल्विन, और अगर डायमेंशन के टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू मोल इन्वर्स पर केल्विन या केल्विन इन्वर्स हम कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास लिखा हुआ है, चलिए मैं थोड़ा इसे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर हम आर का वैल्यू देखें, अगर हम आर का वैल्यू कैलकुलेट करें लीटर एटमॉस्फेरिक यूनिट में तो क्या मिलता है हम लोग को, देख लीजिए। हम जानते हैं कि पी वी इक्वल्स टू, एक सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि पी वी इक्वल्स टू होता है एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू होता है एन आर टी। तो आर को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, पी वी बाई एन इंटू टी। अब देखिए, अगर हम पी को ए टी एम में पुट करें तो ये नॉर्मल पी का यूनिट आ जाएगा ए टी एम, वॉल्यूम के लिए लीटर, एन के लिए मोल, के लिए केल्विन। अब आर का वैल्यू, अगर आर का यूनिट ही देखें तो क्या मिलेगा, लीटर ए टी एम पर केल्विन पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब अगर हम वैल्यूज़ पुट करें लीटर के लिए, मान लीजिए हम प्रेशर के लिए पुट कर रहे हैं 1 एटीएम, यहाँ 1 एटीएम पुट किया गया है। अगर हम एस टी पी वाले कंडीशन पे, यहाँ मैं बताना क्लियर ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम इसे एस टी पी पे कैलकुलेट करें तो क्या दिखेगा, एस टी पी पे हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा समझिएगा। एस टी पी पे हमारा प्रेशर होता है 1 एटीएम और एक मोल के लिए हमारा वॉल्यूम होता है 22.4 मोल हो जाता है। एक मोल बोला है मैंने तो एक मोल मतलब 1 हो जाएगा। और केल्विन यानी कि टेम्परेचर क्या होता है एसटीपी पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273। तो इस हिसाब से अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखें तो क्या मिलेगा, 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लीटर एटीएम, देखिए आर का यूनिट क्या आ रहा था, लीटर एटीएम, क्योंकि ये क्या है देखिए, प्रेशर के लिए आ जाएगा एटीएम, वॉल्यूम के लिए आ जाएगा लीटर, एन के लिए आ जाएगा मोल, के लिए आ जाएगा केल्विन। यानी हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि आर का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होगा। हम जानते हैं पीवी को कोई सेम कैलकुलेशन, तो यहाँ से मिल रहा है पीवी सॉरी आर इक्वल्स टू पीवी बाई एन टी। अब प्रेशर, प्रेशर होता है एच रो जी, अगर सीजीएस में देखें तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर और डेंसिटी हो जाता है 13.6 और जी का वैल्यू हो जाता है 981 या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखें तो प्रेशर का वैल्यू मिलता है 10139615, और ये अर्ग नहीं होगा, सॉरी, ये होना चाहिए हम लोगों के लिए प्रेशर है, तो ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अगर वैल्यूज़ पुट करें प्रेशर की जगह जो हमने कैलकुलेट किया है और वॉल्यूम की जगह 22.4, क्योंकि ये एक बार और थोड़ा समझ लीजिए, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो रहा है 22.4 लीटर, जिसे हम कह सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं सीजीएस में, तो सीजीएस में हो जाता है सेंटीमीटर का क्यूब। तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर में अगर आपको मूव करना है तो वो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चूँकि यहाँ पे क्यूब है तो हो जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा सीसी भी बोल सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ प्रेशर की जगह आया है 10139615 और वॉल्यूम की जगह आया है 22.4 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल हमने एक ही लिया है यहाँ पे, और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल रहा है 8.314 इंटू 10⁻7, और हम जानते हैं कि आर का यूनिट क्या मिल रहा था, वर्क पर केल्विन पर मोल। तो वर्क का यूनिट हो जा रहा है यहाँ पे अर्ग पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। वैसे ही अगर हम सेम चीज़ एसआई यूनिट में पुट करें तो अब पूरा कैलकुलेशन नहीं करके, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ भी डिराइव करना चाहें तो आप कर सकते थे। जैसे हमारे पास था पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो आर का वैल्यू यहाँ भी क्या मिल रहा है, पी वी बाई एन इंटू टी। अब सबको अगर आप वापस से
एसआई में पुट करेंगे तो फिर से कैलकुलेट करना होगा, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग। तो पिछले इक्वेशन या पिछले डेरिवेशन में हमारे पास देखिए क्या आया था, 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। तो ये 10⁻7 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻7 अर्ग जो है कि 1 जूल की जगह आ जाएगा। तो आर का वैल्यू एसआई सिस्टम में हम क्या लिख सकते हैं, 8.314 8.314 जूल, क्योंकि 10⁻7 अर्ग जो हो जा रहा है वो जूल हो जा रहा है। तो ये क्या मिला हम लोग को, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर यहाँ स्पेस, अच्छा ये ब्लैंक पेज, यहाँ देखिए हम एक लाइन पे लिख सकते हैं कि आर का अलग अलग वैल्यू लीटर एटीएम में क्या लिख लिख सकते हैं, 0.02। ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, बट याद रखना है कि यहाँ जब ये तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर एटीएम में हो। वरना अगर सी जी एस एस आई यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर एस आई में ये एस आई यूज़ करते हैं हम लोग, या तो हम लोग लीटर एटीएम यूज़ करेंगे या तो हम ज़्यादातर एस आई यूज़ करेंगे। तो आर इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, आर इक्वल्स टू मिल रहा है एस आई के लिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछें।